हमने महाराष्ट्र में क्या चल रहा है ये देख लिया, गुजरात में किस तरह से काम कर रहा है, मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है सिर्फ इस चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन क्या जो कुछ किया जा रहा है उसे आप राजनीतिक लिहाज से, नैतिक लिहाज से, राष्ट्र हित की कसौटी पर ठीक मानते हैं क्या? ये पहले भी होता था कि अपने जिले में प्रोजेक्ट सांसद चाहते थे कि मंत्री चाहता था कि हमारे जिले में आ जाए, ये सब तो होता था। लेकिन चुनाव के वक्त एक राज्य से प्रोजेक्ट उठाकर दूसरे राज्य में ले जाना। जी, अनम्यूट कर लीजिए। किसी भी जी, फेडरल पॉलिटी में एक एलिमेंट ऑफ कंपटीशन तो रहेगा स्टेट्स के बीच में। प्रश्न ये है कि केंद्र की सरकार क्या एक राज्य के पक्ष में और दूसरे राज्य के विरोध में काम कर रही है या खिलाफ काम कर रही है। आज के दिन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि आने वाले जो दो इलेक्शन हैं, एक इलेक्शन में तो जेपी नड्डा की इज्जत दांव पे लगी हुई है, वो प्रांत है हिमाचल, और दूसरा जो इलेक्शन है उसमें माननीय प्रधानमंत्री और उनके होम मिनिस्टर की इज्जत दांव पे लगी हुई है। अभी हिमांशु जी ने बहुत से आंकड़े समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा यह मानना है कि आज के दिन गुजरात भले ही आप कितना ही लुभाने की कोशिश करें, अगर वहां वोटर नाराज है हिमांशु जी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि हमारे गुजरात के लोग इतने निपुण हैं व्यवसाय करने में कि हम तो गंजे को भी कंगा बेच देते हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री गुजरातियों को कंगा बेचने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, खासकर जो वेदांता फॉक्सकॉम का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में तो एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या उतना पानी उपलब्ध हो पाएगा, क्या उतनी एनर्जी जो कंजम्पशन है, क्या वो उस स्थान पे जहां पर वो बन रहा है वहां पर उपलब्ध है। जब वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ उस वक्त बड़े बड़े आंकड़े दिए गए कि इतने हजार करोड़ के, इतनी लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है। कितनी इन्वेस्टमेंट आई वहां पर? इन्वेस्टमेंट वही आई जिसमें मदद की केंद्र की सरकार ने गुजरात तक पहुंचाने में। जब टाटा को वहां से निकाल दिया गया वेस्ट बंगाल से, तो वो उनको यहां पर जगह दे दी गई नैनो प्रोजेक्ट के लिए। वो चला नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ये बात सच है कि शुरू से जो प्रधानमंत्री की सरकार है मोदी जी की, उसने गुजरात के पक्ष में निर्णय लिए या कोशिश की कि वहां उनके पक्ष में निर्णय जाए, और उनकी इस इन्वेस्टमेंट जो गुजरात में है वो इतनी है कि वो स्वयं गुजरात से आते हैं। जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री हुआ करते थे और बार बार कर्नाटक का नाम लिया करते थे, तो उनका मजाक उड़ता था कि ये तो प्रधानमंत्री है हु फिक्सेटेड ऑन कर्नाटका। लेकिन आज के दिन भी बार बार जब गुजरात का नाम लिया जाता है तो परिहास नहीं होता, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे कंट्रोल है भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का। तो मेरा यह मानना है कि देखिए, महाराष्ट्र में और गुजरात में फर्क यह है कि बॉम्बे इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और मेरा यह मानना है कि लॉन्ग टर्म प्लान जो माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी का है टू ट्रांसफॉर्म अहमदाबाद गांधीनगर इनटू फाइनेंशियल कैपिटल्स ऑफ इंडिया, ये शिफ्ट, पावर शिफ्ट वो चाहते हैं महाराष्ट्र से गुजरात में हो जाए। और अभी अनुराग जी बोल रहे थे कि यूनियन टेरिटरी बना देंगे। हो सकता है कि यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए बॉम्बे को। क्यों सिर्फ बॉम्बे को? क्यों? यूनियन टेरिटरी जितने भी रेवेन्यू जनरेशन सेंटर हैं, अनुराग जी जरा तवज्जो दें इस पे, जितने भी रेवेन्यू जनरेशन सेंटर हैं इस देश में,
उन सबको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, और जब वो सब यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे तो ये रेवेन्यू जनरेशन के जितने भी हब्स होंगे हिंदुस्तान में वो केंद्र के तत्वावधान में होंगे। और जो सरकारें होंगी, अब देखिए कई चीजें एक साथ हो रही हैं। जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, वन पुलिस वन यूनिफॉर्म की बात हो रही है। मुझे समझ नहीं आता कि वन पुलिस वन यूनिफॉर्म कैसे संभव है। जो पुलिस वाला पहाड़ी इलाके में पेट्रोलिंग करता है या वहां पर उसका ड्यूटी है, जो गर्म इलाके में जिसकी ड्यूटी है, जिसकी बरसात वाले इलाके में ड्यूटी है, सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी कैसे हो सकती है? यूनिफॉर्म जो है वो वर्किंग कंडीशन डिसाइड करती है ना। जो टोपोग्राफी आपको नेगोशिएट करनी है वो डिसाइड करती है कि आपकी यूनिफॉर्म कैसी होगी, ढीली होगी, तंग होगी, फुल स्लीव्स की होगी, हाफ स्लीव्स की होगी। लेकिन वो अलग बहस है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंडिया विच इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसको उसमें एक स्ट्रांग सेंटर की हमेशा कंसेप्ट था कि सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए और स्टेट्स के पास भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 10 साल और राज कर गई तो फिर आप देखेंगे कि ये पूरा ढांचा जो है ये इसमें संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। इसमें केंद्र के पास इतने अधिकार होंगे कि सरकारें जो होंगी स्टेट्स में उनकी सैटेलाइट्स होंगी, उनके दया भाव पे वो सरकारें चलेंगी। क्योंकि जब रेवेन्यू सेंटर स्टेट सेंटर के कब्जे में होंगे, रेवेन्यू जनरेटिंग सेंटर, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे याद है कि जब आंध्र प्रदेश जो चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी एक साथ थे, तो उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री गए थे अमरावती और वहां पर अपेक्षा कर रहे थे टीडीपी वाले की कुछ ग्रांट्स का अनाउंसमेंट होगा, कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे नया कैपिटल बनाने के लिए। तो उस वक्त चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि देखिए हमारा जो आंध्र प्रदेश है उसमें हमारे जो आसपास की स्टेट्स हैं जिनके पास हर किसी के पास एक रेवेन्यू जनरेशन सेंटर है, जिस तरह की हैदराबाद तेलंगाना के पास है, बेंगलोर कर्नाटक के पास है, चेन्नई तमिलनाडु के पास है, हमारे पास कोई रेवेन्यू जनरेशन सेंटर नहीं है। तो इसलिए हम अमरावती को वी वांट टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू रेवेन्यू जनरेशन सेंटर। लेकिन उनको कोई पैसा नहीं मिला और प्रधानमंत्री वहां पर मिट्टी और गंगा जल लेके गए थे, अगर आपको याद हो तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसको जोड़िए फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि ये जो मूवमेंट है इट इज टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। यहाँ प्रश्न ये है और विनोद जी कि क्या इंडिया राज्यों के लोग इसको बर्दाश्त कर लेंगे? एक हद तक तो ये चलेगा, लेकिन क्या ये इसी तरह से मनमानी चलती रहेगी और राज्यों में बगावत नहीं होगी? देखिए आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक जमाना था कि हमारे पास कोई फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं थी, फिर एनआईए आ गया, संभावनाएं बनी क्योंकि जिस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं उनका ट्रांस बॉर्डर डिमेंशन है, ट्रांस इंटरनेशनल बॉर्डर डिमेंशन है, तो एक फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनी। और आज के दिन आप देखिए केंद्र के तहत जो एजेंसीज हैं उनका क्या दबदबा है और उनके पास अधिकार कितने हैं। और जब कोई भी पुलिस स्टेट ऐसा एक्शन लेती है जो जिसको कि बीजेपी पसंद नहीं कर रही है, तो आप देख रहे हैं कि उनको एक्सेस ही नहीं देते। अब जैसे असम के पीछे गई बंगाल की पुलिस, उनको रोक दिया गया। उसी तरह से जब पंजाब की पुलिस इनके कार्यकर्ता को ले जा रही थी तो उसको हरियाणा की पुलिस ने रोक दिया। आप देखिए ना ओवरऑल आर्किटेक्चर बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। मैं कोई हैरान नहीं हूं। और दूसरा, महाराष्ट्र क्यों निरीह है आज के दिन? इसलिए निरीह है कि जो मुख्यमंत्री है वो कुछ नहीं है वहां पर।
मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हैं वो भी निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि निर्देश तो केंद्र से ही जाते हैं, और ये इंदिरा गांधी के टाइम में भी होता था रहा है, ये नई बात नहीं है। लेकिन जो वहां का मुख्यमंत्री है शिंदे साहब, और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है एक तरह से, इफेक्टिवली तो चीफ मिनिस्टर वहां देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन क्योंकि वहां पर एक मिलीजुली सरकार है और ये कोई पक्का नहीं है कि अगले इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में कौन सी सरकार बनेगी, उसका क्या स्वरूप होगा। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से आश्वासित है कि गुजरात में उनकी सरकार बनेगी। उनको डर इस बात का है कि उनकी सीटें कम ना हो, ऐसी सरकार ना बने जो त्रिशंकु सरकार हो, औरों पे डिपेंडेंट हो फॉर सपोर्ट। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल वहां गए हैं, अब अरविंद केजरीवाल भी अभी बताया गया, देखिए 40% वोट कांग्रेस का हमेशा वहां रहा है गुजरात में। पिछली बार शायद 41% मिला था उनको, जब वो उनका अच्छा प्रदर्शन था। ये जो 40% वोट है, अगर कांग्रेस बचा सकती है, जिसकी संभावना कम है, तो फिर ये जो वोट है ये 3 वे डिवीजन होगा इसका। और अगर अरविंद केजरीवाल, जो उसने नया पैंतरा बदला है और उसने कहा कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो करेंसी पे लगा दी जाए, जिसके चलते शायद रुपया स्ट्रांग हो जाए, मतलब एक रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर ये बात कर रहा है, बड़ी अचंभे वाली बात है। लेकिन राजनीति में तो बड़े बड़े पढ़े लिखे भी अनपढ़ हो जाते हैं, या दूसरों को अनपढ़ बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई इस पे वो लगा दो, आपने चिट्ठी तक लिख दी प्रधानमंत्री को, और उसका जवाब बीजेपी को नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं अब भी ये मानता हूं, अभी मैं एक टेलीविजन चैनल में था जिन्होंने सर्वे करके कहा कि 45% लोग बड़े खुश हैं कि गणेश जी की और उसकी फोटो लग जाए तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा भाई ये आपने, वो तो अपनी आस्था के चलते वो बोले होंगे, क्या आपने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर ये 2 फोटो लग जाएगी तो जो 100 रुपए का आप अनाज खरीदते थे वो क्या ज्यादा खरीदना शुरू हो जाएगा? क्या जो रुपये की बाइंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी? ये सवाल तो किसी ने नहीं पूछना, क्योंकि पूरा तंत्र जो है उनके पक्ष में प्रचार में लगा हुआ है, आंखों में धूल झोंकने में लगा हुआ है। तो जब ऐसा होगा तो फिर भले ही वो निवेश आ रहा है या नहीं आ रहा, प्रॉमिस्ड है या एश्योर्ड है, और कब आएगा किसी को कुछ नहीं पता, और कितनी नौकरी जनरेट करेगा उसके आंकड़े आपको सरकार के मानने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास अपने आंकड़े तो है नहीं, क्योंकि आंकड़ों पे भी उनको भी शाया करने में बड़ा प्रतिबंध है, बड़ा कंट्रोल है। तो जब हर चीज बड़ी कंट्रोल्ड है और जैसे लगता है कि पूरा देश इंक्यूबेटर में पड़ा हुआ है, तो आपको तो फिर डॉक्टर और नर्स पे ही डिपेंड होना पड़ेगा ना, भले वो महाराष्ट्र हो या भले वो आप हो या मैं हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इट्स पार्ट ऑफ अ वाइडर गेम प्लान। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल।